वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पब्लिक डिबेट शो 2024 का चेहरा कौन होगा, मोदी बनाम कौन। और आज हमारे साथ पैनलिस्ट वर्सेस एनालिस्ट हैं, यानी जबरदस्त चर्चा हो रही है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों, ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे। तो सवाल आ रहा है, बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट? राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर डबल डिजिट से ऊपर जा रही है, आपने तो आज इंडिया के अंदर स्थिति इतनी अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है। और अर्जित कितने कर लिए? 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर खान वाली और राहुल गांधी वाली बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने फ्लॉप कर दी, युवाओं की पिक्चर फ्लॉप कर दी, इस देश में जो पैसे लूट कर उनकी पिक्चर हिट हुई है। जी आलोक मैं माधव जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर गए लालू जी के पास, ये वही लालू जी हैं जिन्होंने उनको पलटू राम कहा था, और यही उनके तेजस्वी जी ने पलटू चाचा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। फिर आप वहीं चले गए। आज बिहार को आपने फिर जंगल राज में वापस कर दिया है। वहां पर जिस तरीके से स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है और जिस तरीके से लूट बलात्कार बढ़ गया है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। 24 पर आपका और 24 में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम का, और खुद उनके प्रेसिडेंट पीएम का खुद उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उधर मांझी जी कहते हैं वो पीएम कैंडिडेट है। ऐसा ना जल्दी से हटा के हम सीएम बन जाए। ये बड़ा बोला, क्या बोला? तेजस्वी चाहते हैं कि जल्दी से चाचा को दिल्ली भेज के हम सीएम बन जाए। ये है खेल। जैसे एक टाइम पर
करिए। देखिए, क्योंकि मैं 22-23 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, बिजनेस को भी कवर कर रहा हूं, तो शरद यादव के साथ भी यही कहा जाता था कि आप तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरद यादव के साथ नीतीश बाबू ने खेल किया वो तेजस्वी नीतीश बाबू के साथ कर दे? अब मैं जवाब समझ पूरा गए माधव, जवाब दे दूं? मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए जवाब दूं, कुछ दिन पहले, आज से 25 दिन पहले जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था, और 15 दिन में जंगल राज हो गया। आप अनुमान लगाइए बीजेपी की बौखलाहट को देखिए आप। आज 15-20 दिन में जंगल राज हो गया। यही प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले विधानसभा के जैसे प्रांगण में आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं। शुभम त्यागी जी थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की कितनी बातें कर रहे हैं। शायद आप अभय दुबे और आप दोनों से सवाल है मेरा। तेज प्रताप यादव की ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी क्या कर रहे थे? अरे आप सुन तो क्या कर रहे थे? सुन तो लीजिए। मंगल राज था या जंगल राज था? बोलिए। अरे इन्हीं के मंत्री जो नीतीश जी के कैबिनेट में थे, उनके पूरे परिवार लोग सचिवालय में थे। नितिन नवीन की बात मैं कर रहा हूं, छोड़िए ना उसके बाद। क्यों बात आप मुद्दे पे आइए ना। ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी बैठेंगे। अरे मुद्दे पे ऐसा होता है कहीं क्या? मैं तो उदाहरण दिया ना, इन्हीं के उदाहरण दिया नितिन नवीन जी जो मंत्री थे उनके पूरे परिवार सचिवालय में पाए गए। ये आम आदमी पार्टी के शासन में, बीजेपी के शासन में या फिर कांग्रेस के शासन में निकाल लीजिए, कहीं दामाद किसी मीटिंग में बैठा हो? बताइए। आपके पास ज्यादा आंकड़ा है। बताइए मैं तो बता तो रहा हूं। बताइए। बीजेपी के पास में बताया कि बीजेपी की कितनी घटनाएं ऐसे घटित हुई है। बीजेपी के नाम एग्जांपल नवीन का नाम बताइए। नितिन नवीन का नाम बताइए। जानते हैं वो जानते हैं नितिन नवीन को। बताइए। अरे बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके पूरे परिवार के लोग, पत्नी बच्चे सब सचिवालय पाए गए। क्या हो गया उसे? देखिए, परिवार सचिवालय में हो और दामाद जी मीटिंग में हो तो अलग मैटर है। देखिए, बीजेपी करे तो जैसो अच्छा, दूसरा करे तो चोर। विभाग की है बेरोजगार की बात। विभाग की मीटिंग में सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे, सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे। सर आलोक एक बात साहब शांत जी। सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे, एक मंत्री ऐसे भी बनाए थे जिनको पुलिस ढूंढ रही थी। पहले उन्होंने जाके मंत्री की शपथ ली और उसके बाद अब तो पता ही। तो गवर्नेंस देखिए 2024 पे सवाल है। अब मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल लीजिए। जी मैडम आप बोलिए। क्या? पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देश की जनता भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी ही चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके जी। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब आपको सही बात है, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना। देखिए जी सवाल सुधांशु जी, ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया,
किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए। मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों क्रिश्चियन को क्यों नहीं हम मिनोरिटी गिनेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है, क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है, और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। अब देखिए, बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अबे दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए। अमीश देवगन जी, मैं इन साथी की बात से असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी माइनॉरिटी के आदमी को टिकट नहीं दिया। सैफुल्लाह फारूक जो दुर्दांत आतंकवादी था, जिसने हिंदू पंडितों की हत्या की, 10 वर्ष जेल में रहा और अजहर मसूद से 1 साल शिक्षा ली पाकिस्तान जाकर, उसको वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। रियाज अटारी जिसने कन्हैया का कत्ल किया, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। मीर तारिक अहमद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा लड़ा, आज भी जाकर देख लीजिए, जिसको गांव वालों ने ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करते हुए देखा। मेरे सवाल का भी जवाब गुलाम नबी आजाद पे। एक मिनट अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने दीजिए। नहीं, आप गुलाम नबी आजाद पे जवाब दीजिए। उन्होंने बेनकाब आपने जो गुलाम नबी आजाद बेनकाब करते रहते हैं क्या? साहब की बात की तो मैं दोस्तों से पूछना चाहता हूं, 42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। जी, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझकर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी हुए अपना क्या नाम है, बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त के एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोल सुधांशु जी, देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं 2 ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, ये हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई। बिल्कुल बोलिए, आईना तो आपकी पार्टी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला इस बात को। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे जैसा विपक्ष के हालात है, जैसे मोदी है तभी मुमकिन हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं तो देश के युवाओं से जानना चाहता हूं, क्या युवाओं से जानेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ उस जो बबूल भारतीय जनता पार्टी जड़तावाद का बोना चाहती उसके साथ जाना चाहिए, या जो बहुलतावाद का गुलदस्ता हमने लगाया हिंदुस्तान में उसके साथ जाना? अरे तो एंटोनी साहब ने बहुलतावाद कहा है कि जड़तावाद कहा, खुद उत्तर दीजिए ना। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के, मतलब जब से मैं अबे दुबे जी, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा।
कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन, ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि आप मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे 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 एक और सवाल। जी 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 आप एक सवाल पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो पीएम बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं अधिकतर। जिस दिन हमारी देखिए दीपक झा भी चुपचाप ताली मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजबूरी में समझ रहा हूं। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक ने व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल